Hello and welcome to Dynamic IAS. Today we will discuss about the Election Commission of India. The mode of discussion would be Hindi as well as English. तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन के साथ। देखिए आज का हमारा जो डिस्कशन रहेगा, हम उसमें जो स्क्रीन पे दिए गए पॉइंट्स हैं उन सब पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन इलेक्शन कमीशन के बारे में, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोजीशन है उसके बारे में। उसके बाद हम देखेंगे कॉम्पोजिशन कि भी कितने मेंबर्स हैं, क्या क्या काम है, कैसे उनको अपॉइंट किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे फंक्शंस, क्या काम करता है ये, ठीक है। उसके बाद जो ये काम करता है तो उस काम को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या पावर्स दी गई हैं इसको। उसके बाद इन पावर्स को मेंटेन रखने के लिए कितनी आज़ादी, इंडिपेंडेंस है इसको। और उसके बाद एट द एंड जब हम इसको कंक्लूड करेंगे तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है हमारी डेमोक्रेसी के अंदर, हमारे देश के अंदर। तो ये सारे पॉइंट्स हम कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना इंट्रोडक्शन के साथ। देखिए इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले हमें एक चीज़ समझनी होगी that for every democracy elections are very much essential because in a democracy the government is governed by the elected representatives। और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करने के लिए एक सिस्टम होता है, ठीक है। तो इंडिया के अंदर भी एक इलेक्शन सिस्टम है जो कि हमने बोरो किया है कहाँ से, यूनाइटेड किंगडम से, क्योंकि ब्रिटेन का की कॉलोनी था इंडिया। तो बहुत सारे जो फंक्शंस हैं हमारे पॉलिटिकल और गवर्नेंस के हमने वहीं से इनहेरिट किए हैं। इलेक्शन कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। देखो दो चीजें हैं जो आपको समझने की जरूरत होती है। वन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड सेकंड इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इज द बॉडी विच इज क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब जिसका डिस्क्रिप्शन संविधान के अंदर दिया हुआ है, किसी आर्टिकल के तहत, किसी प्रोविजन के तहत उसको संविधान ने ही बनाया है। और स्टैट्यूटरी बॉडी वो बॉडी होती है जिसको संविधान ने नहीं बल्कि स्टैच्यू पास करके, लॉ पास करके पार्लियामेंट ने बनाया है। इसका अगर हम एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यूपीएससी, दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। बट फॉर एग्जाम्पल वुमेन कमीशन, वुमेन कमीशन क्या है? वुमेन कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक लॉ पास करके पार्लियामेंट ने इसको क्रिएट किया है। तो इलेक्शन कमीशन जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 324 फॉर कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन इंडिया। वही डेमोक्रेसी में इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर होना बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ के लिए ये बॉडी बनाई गई है हमारी। इट सुपरवाइजेज, डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल्स द इलेक्शंस ऑफ। तो कौन से इलेक्शंस करवाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? पार्लियामेंट के इलेक्शंस। तो पार्लियामेंट में क्या क्या आ जाएंगे? लोकसभा, राज्यसभा। स्टेट इलेक्शंस, हमारे जो एमएलए के इलेक्शंस हैं, एमएलसीज के जो इलेक्शंस हैं वो। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो इलेक्शन होता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो इलेक्शन होता है, वो सब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करवाता है। क्या पंचायत और लोकल बॉडीज के इलेक्शन भी इलेक्शन कमीशन करवाता है? नहीं, दैट कम्स अंडर एसईसी, स्टेट इलेक्शन कमीशन। वो अलग चीज है। हालांकि स्टेट इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही सुपरवाइज करता है, बट जो पंचायत इलेक्शंस होते हैं वो अंडर द गाइडेंस ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन, नॉट अंडर द कंट्रोल और गाइडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है। उसके बाद है इलेक्शन कमीशन इज एन ऑल इंडिया बॉडी। ऑल इंडिया बॉडी का मतलब क्या है? जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन भी इलेक्शन कमीशन करवाता है और स्टेट्स के भी यही करवाता है, एमपीज के इलेक्शन भी यही करवाता है, एमएलए के इलेक्शन भी यही करवाता है। तो दोनों जगह ये काम करता है, स्टेट्स के अंदर भी और सेंटर के अंदर भी। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज ऑल इंडिया बॉडी। ये देखो संविधान के अंदर ये मेंशन दिया है इसका
आर्टिकल 324 से लेके 329 तक, ठीक है। 324 कहता है जो कंट्रोल और डायरेक्शन होगा इलेक्शंस का, वो इलेक्शन कमीशन के अंडर होगा। फिर दे रखा है 325 में कौन कौन वोट डालने के लिए एलिजिबल है। 326 जो है ये भी एलिजिबिलिटी का ही है। 327 के अंदर पावर ऑफ पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन कमीशन, और फिर स्टेट्स की जो लेजिस्लेचर है उनकी क्या पावर है, कोर्ट के साथ क्या रिलेशन रहेंगे इलेक्शन कमीशन के, तो ये सारी चीज़ें हैं। बट इनमें आपको जो मेनली ध्यान रखना है दैट इज़ 324, उसके ज़्यादा आपको मतलब रट्टा नहीं लगाना है। 324 इज़ इम्पॉर्टेंट। ये देखो ताकि आपको याद रहे, मैंने फ़ोटो डाल दिया है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एंड दिस इज़ नेशनल वुमेन कमीशन, दिस इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉम्पोजिशन, कि भाई जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो कितने मेंबर की बॉडी है, कब है, क्या है, कैसे बना था, ये चीज़ देखते हैं। सो इलेक्शन कमीशन इज अ 3-member body at present, but initially till 1989 it was a single member body। जब इसका स्थापना हुई और 1989 तक ये एक सिंगल मेंबर बॉडी थी, लेकिन बाद में जैसे जैसे काम बढ़ता गया, पॉपुलेशन बढ़ी और चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ी इलेक्शन कमीशन के ऊपर, तो इसको 3 मेंबर की बॉडी बना दिया गया। द अदर कमीशंस अलोंग विद चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो क्या होता है सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस 2, ये 3 होते हैं। और इन अदर्स जो हैं उनकी इक्वल पावर होती है इसके, तो मतलब डिसीजन कैसे लिए जाएंगे, फिर इक्वल पावर है वोटिंग करके, जिस भी मुद्दे पे 2 लोगों ने हामी भर दी तो उसको फाइनल डिसीजन माना जाएगा। दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। बट इसमें डिफरेंस है, जब चीफ इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करता है तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन जब दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, इन दैट केस प्रेसिडेंट हैज़ टू कंसल्ट विद चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना आप यहाँ पे आगे चलने से पहले, प्रेसिडेंट का मतलब ये नहीं है कि एक इंडिविजुअल की यहाँ पे कोई बात हो रही है, उसकी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है यहाँ पे। व्हाट इज द प्रेसिडेंट हेयर? प्रेसिडेंट इन मोस्ट ऑफ द केसेस इज इक्वल टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब प्रेसिडेंट शेल एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ऐसे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जहाँ पे वो खुद की मर्जी से काम करता है, बट दे आर वेरी रेयर, और वो हम पढ़ेंगे जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि अदर इलेक्शन कमिश्नर्स जब अपॉइंट किए जाएंगे, इन दैट केस प्रेसिडेंट शेल कंसल्ट विद द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। 324 also provides for the appointment of regional commissioners by the president of India in consultation with election commission। तो अगर प्रेसिडेंट को लगे कि और रीजनल कमिश्नर्स की ज़रूरत है तो वो उनको अपॉइंट कर सकता है विद द कंसल्टेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो ये प्रोविजन एक्स्ट्रा दिया हुआ है किसमें, आर्टिकल 324 के अंदर। नेक्स्ट इज कंडीशन ऑफ सर्विस। तो कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ये जो है डिटरमाइन करेगा प्रेसिडेंट, और आज के टाइम पे कितने साल तक अपॉइंट किया जाता है उसको, 6 साल के लिए, और अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर। या तो अपॉइंटमेंट करी, मान के चलो 50 के आसपास करी तो 56 तक रहेगा, लेकिन अगर 61 की कर दी तो वो 65 तक रहेगा, मतलब सिर्फ 4 साल के लिए। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन लगा रखी है कि या तो 65 ईयर्स या 6 ईयर तक मैक्सिमम। नेक्स्ट हेडिंग अंडर दिस इज फंक्शंस, कि भाई बनाया क्यों गया है, क्या क्या इसके फंक्शंस हैं। सो इलेक्शन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन एंड रिविजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। जो मतदाता सूची होती है उसको तैयार करता है, उसको रिवाइज भी करता है टाइम टू टाइम, जैसे किसी की डेथ होगी या नए वोटर्स एलिजिबल हो गए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन वो तो है ही है, उसके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है बीच में कि भी इलेक्टोरल रोल्स को तैयार करना और एलिजिबल वोटर्स को रजिस्टर करना। इट नोटिफाइज schedules and dates of the elections and scrutinize the nomination papers। तो ये शेड्यूल तैयार करेगा कि कब इलेक्शन होगा,
कौन सी डेट को होगा, कब नॉमिनेशन भरे जाएंगे, नॉमिनेशन के बाद कब तक उनकी स्क्रूटनी होगी कि कहीं उनमें कोई गलती है, कहीं कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन तो नहीं दे रखी है कैंडिडेट ने, वो स्क्रूटनाइज करेगा। तो ये भी इलेक्शन कमीशन का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। इलेक्शन कमीशन लेज डाउन जनरल रूल फॉर इलेक्शंस, मतलब कि इलेक्शन कैसे होंगे, क्या क्या रूल्स फॉलो होने चाहिए, ये सारे के सारे डिसीजंस वो इलेक्शन कमीशन ही लेगा। और इसका एक एग्जांपल है सबसे बड़ा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, एमसीसी। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है कि इलेक्शन कमीशन पार्टीज के साथ मिलके एक खांचा तैयार करता है कि भाई जब इलेक्शंस होंगे तो सभी पार्टीज को ये गाइडलाइंस फॉलो करनी है। फॉर एग्जांपल मान के चलो किसी की सरकार बनी हुई है और इलेक्शन के टाइम पे वो घोषणा पे घोषणा किए जा रहा है हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो इलेक्शन कमीशन ये बोलता है कि भाई इतने टाइम पहले आप ये घोषणाएं बंद कर दोगे, जो भी करना है वो पहले करो आप, क्योंकि इससे क्या होता है वोटर इन्फ्लुएंस होता है। तो जो एक जनरल रूल है इलेक्शंस के लिए वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही बनाता है। और इसको कहीं लगता है दैट इसका जो मोटो है वो भटक रहा है कहीं ना कहीं से, दैट इज फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, इन दैट केस वो इलेक्शन पोल्स को कैंसिल भी कर सकता है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है हमारे इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिटरमाइंस एरिया ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ डीलिमिटेशन एक्ट। ये क्या करता है, ये करेगा जैसे क्या होता है डीलिमिटेशन, मतलब होता है कि ये डिसाइड करेगा कि इंडिया के अंदर कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का एरिया कहाँ कहाँ तक है, किस लिमिट तक है, और एलिजिबल वोटर्स कौन कौन होंगे। ये सारा का सारा काम भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। डीलिमिटेशन कमीशन इसको रिकमेंडेशन देता है, उस रिकमेंडेशन के बेसिस पे ये चेंज करता रहता है। क्योंकि इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं वो किस बेसिस पे डिसाइड होती हैं, वो पॉपुलेशन के बेसिस पे डिसाइड होती हैं। तो जैसे कुछ एरियाज हैं जहाँ पे माइग्रेशन हो रही है या कुछ और चीज़ें, पॉपुलेशन घट रही है बढ़ रही है, तो उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करने की ज़रूरत होती है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सुपरवाइजेज इलेक्शन मशीनरी टू इंश्योर फेयर एंड फ्री इलेक्शंस इन द कंट्री। जब भी इलेक्शन कमीशन इलेक्शन डिक्लेयर कर देता है और इलेक्शन करवाता है तो स्टेट की जो मशीनरी है उसको अपने अंडर ले लेता है। ठीक है, कारण देखो किसी स्टेट में गवर्नमेंट बनी हुई है, अभी इलेक्शन है, तो अगर उनके ऑफिसर्स को अपने अंडर नहीं लेगा और जो प्रीवियस गवर्नमेंट है उसी की डायरेक्शन पे अगर काम करते रहेंगे ऑफिसर्स, तो इन दैट केस देयर आर चांसेस दैट इलेक्शन माइट बी रिग्ड। क्योंकि प्रेजेंट सरकार है वो अपने फेवर में उनसे कुछ ऐसे एक्ट्स और एक्टिविटीज़ करवा सकती है जिससे इलेक्शन के ऊपर इन्फ्लुएंस होता है। तो इस वजह से वो जो जितनी भी स्टेट मशीनरी है उसको अपने कंट्रोल में ले लेता है और अपने हिसाब से वो काम करवाता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, ये पॉलिटिकल पार्टीज का रिकॉग्निशन देता है। आपको इलेक्शन लड़ना है कल को, ठीक है भाई, चलो कोई टिकट नहीं दे रहा, मैं अपनी खुद की पार्टी बना लेता हूँ, तो उसको उस पार्टी को आप कहाँ रजिस्टर करवाओगे, आप रजिस्टर करवाओगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, और वो फिर आपको अलोकेट करेगा सिंबल। तो ये काम भी इलेक्शन कमीशन ही करता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रांटिंग द पॉलिटिकल पार्टीज द स्टेटस ऑफ नेशनल और द स्टेट पॉलिटिकल पार्टी ऑन द अकाउंट ऑफ देयर पोल परफॉर्मेंस। जब कोई भी पार्टी आपने रजिस्टर करवा दी और नेक्स्ट इलेक्शन में आपने भाग लिया, तो उस पार्टी की परफॉर्मेंस चेक करके उसको फिर स्टेटस देता है कि ये नेशनल लेवल की पार्टी है या फिर स्टेट लेवल की पार्टी है। अगर नेशनल लेवल की होती है ना तो उसको जब इलेक्शन होता है तो उसको कुछ फ़ायदे दिए जाते हैं, जैसे कि भाई फ्री टाइम ऑन रेडियो टीवी एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और स्टेट लेवल की कोई ये फ़ायदे नहीं मिलते हैं। तो ये भी रिकॉग्निशन कौन करेगा, ये भी करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। It advises President of India and governors of the states in case of matters related to disqualification of member of parliament or state legislatures। अगर मान के चलो कहीं कोई डिस्प्यूट है और लग रहा है कि मेंबर को डिस्क्वालीफाई करना चाहिए, तो इस केस में प्रेसिडेंट
और गवर्नर जो इलेक्शन कमीशन है उससे सलाह लेते हैं, तो यहाँ पे वो एक एडवाइजरी फंक्शन करता है। ये क्या है? इट्स अवेयरनेस कैंपेन। ठीक है, ये भी तो इसी का काम है ना कि लोगों को जागरूक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट डालें। देख, कभी भी आप देखना इलेक्शन होता है उसके बाद देखते हैं कि भाई इतने परसेंटेज वोट हुआ, तो क्या चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें। जितने ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे उतनी ही डेमोक्रेसी के लिए हेल्दी है, बेटर डिसीजंस होंगे। तो अवेयरनेस कैंपेन भी चलाता है, ये एलिजिबल वोटर्स को बताता है कि आप एलिजिबल हो गई हो, अपने आप को रजिस्टर करवा लो। तो ये भी एक फंक्शन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। नाउ द पावर्स, इसको जो पावर्स दी गई हैं उनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, एडवाइजरी पावर्स एंड क्वाजी जुडिशियल पावर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स के साथ। फर्स्ट वन इज it is empowered to define territorial boundaries of electoral constituencies under delimitation act। तो ये बताएगा कि किसी भी जो विधानसभा या एमपी की टेरिटोरियल बाउंड्री क्या होगी सीट की। ठीक है, टू रजिस्टर और डी रजिस्टर अ पॉलिटिकल पार्टी। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आप इलेक्शन लड़ रहे हो और आपको लड़ना ही लड़ना है, टिकट नहीं मिल रहा है, तो आपने अपनी पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर करवाई। वो रजिस्ट्रेशन कहाँ करवानी होगी? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। अगर उसको कोई प्रॉब्लम लगती है उस पार्टी के साथ, तो डी रिकग्निशन या फिर डी रजिस्टर भी वही करता है। इट एनफोर्सेस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। अभी बताया था मैंने कि किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन में बिहेव करना है। टू चेक इलेक्शन एक्सपेंसेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा रहता है। इंडिया के अंदर अभी पॉवर्टी है, लैक ऑफ अवेयरनेस है कई जगह पे। तो उस केस में क्या हो सकता है? मनी कैन इन्फ्लुएंस द वोटर्स बिहेवियर, एंड उस चीज को रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स का इस्तेमाल करता है। Advisory powers. So what are the advisory powers of इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? एक तो ये प्रेसिडेंट और गवर्नर्स को, मेंबर्स की अगर डिस्क्वालिफिकेशन की बात आती है तो वहाँ पे एडवाइज करता है। दो तो ये इंपॉर्टेंट। और इन केस द मैटर इज रिलेटेड टू पोस्ट इलेक्शन डिस्प्यूट्स बिटवीन कैंडिडेट्स एंड द पॉलिटिकल पार्टीज, इन दैट केस इट एडवाइजेज हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑल्सो। तो ये 3 जगह अपनी एडवाइजेज देता है। नंबर 1 प्रेसिडेंट, नंबर 2 गवर्नर्स एंड नंबर 3 कोर्ट्स। नाउ लेट अस स्टार्ट विद क्वाजी जुडिशियल पावर्स। देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कुछ जुडिशियल पावर्स भी दे रखी हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू सेटल डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग रिकॉग्निशन ग्रांटेड टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स। तो अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, इन दैट केस इट हैज़ द जुडिशियल पावर्स, और वो अपनी डिस्क्रिशन पे फैसले ले सकता है, कोर्ट की तरह काम कर सकता है। इट एक्ट एज कोर्ट फॉर द मैटर्स रिलेटेड टू डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ इलेक्शन सिंबल्स। भाई मेरे को ये सिंबल दे दिया, मेरे को वो नहीं दिया, मेरे को ये चाहिए था। इन दैट केस ऑल्सो election commission can act as the court. The state election commissions are in turn advised by election commission of India and answerable to it। तो ये भी एक तरीके की क्वासी जुडिशियल पावर जो हमारे इलेक्शन कमीशन है उसको दी हुई है। इंडिपेंडेंस, देखिए इंडिया एक डेमोक्रेसी है, और उस डेमोक्रेसी को हेल्दी रखने के लिए इलेक्शंस होने चाहिए, और वो इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होने चाहिए। और फ्री एंड फेयर वो तभी हो सकते हैं जब उन इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने वाली एजेंसी है उसके पास इंडिपेंडेंस हो, वो इन्फ्लुएंस ना हो, किसी के दबाव में ना आए। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ प्रोविजंस दे रखे हैं इलेक्शन कमीशन को। वो क्या क्या प्रोविजंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रोविजन ये है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसको
रिमूव किया जा सकता है उसके ऑफिस से इन द सेम मैनर एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मतलब ऐसा नहीं है उसको रातों रात सुबह उठे यार इसको हटाओ, ऐसे तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना कि जो गवर्निंग जो पॉलिटिकल पार्टी है वो फिर अपने ही आदमी बैठा के रखेगी। हालांकि अब भी चीज़ें थोड़ा बहुत तो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस होती हैं, बट द थिंग इज स्टिल दैट पर्सन इफ हिज कॉन्शियंस डज नॉट अलाउ कि नहीं यार ये गलत हो रहा है, तो उन इन केस वो अपने डिसीजंस इंडिपेंडेंट ले सकता है, बिकॉज संविधान ने इतनी आज़ादी दे रखी है जो भी उस कुर्सी पे बैठा हुआ है। ही और शी डज नॉट होल्ड ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे वो नहीं है। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब ये होता है कि उसको हटाया जा सकता है, उसको हटाने का कोई पर्टिकुलर प्रोसीजर संविधान में नहीं दे रखा, लेकिन यहाँ पे जो है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट नहीं है और उसको हटाने का एक पर्टिकुलर प्रोसीजर संविधान में दे रखा है। एंड इट इज़ नॉट दैट ईजी। अभी तक वेरी रेयरली दैट वेरी फ्यू सुप्रीम कोर्ट जजेस आर रिमूव फ्रॉम देयर ऑफिसेज। After appointment, condition of service of Chief Election Commissioner cannot be changed to his or her डिसएडवांटेज। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी अपॉइंट कर दिया, कल को बोल दिया कि भाई नहीं आप 5 के लिए नहीं, आपको 2 साल के लिए चुने गए हो, या पहले कर सकते हो बट नॉट आफ्टर अपॉइंटमेंट। और पहले भी कब कैसे होगा भाई, अमेंडमेंट्स लाए जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाएंगे, फिर उसके बाद पास करवाया जाएगा और वो इस तरीके से, लेकिन बाद में नहीं। जैसे कि दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं कि उसकी सैलरी कम कर दी आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट, यू कैन नॉट डू दैट। ये एक सेफगार्ड दिया हुआ है। The other election commissioners or the regional commissioners cannot be removed from their office by the President of India except in consultation with Chief Election Commissioner। तो ये भी क्या कर दिया, जो अदर हैं जैसे CEC प्लस 2 अदर्स हैं, जो ये अदर्स है इनको भी जब हटाया जाएगा, इन दैट केस ऑल्सो चीफ इलेक्शन कमिश्नर शैल बी कंसल्टेड। तो ये क्या है, ये उनको एक तरीके की सेफ गार्ड दे रखी है जो अदर्स हैं। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड फॉर 6 years or till the age of 65, whichever is earlier and is not eligible for reappointment। ठीक है। नाउ देखिए हमारे इलेक्शन कमीशन को बहुत सारी पावर्स हैं, इंडिपेंडेंस है, लेकिन फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अगर इनको भी रिमूव कर दिया जाए ना, देन इन दैट केस चीज़ें और भी बेटर हो सकती हैं। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो देख लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ नॉट स्पेसिफाइड द क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन। मेंबर्स हैं जो, उनकी क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं की। और भी अच्छा होता अगर संविधान ही बता देता कि भाई कौन एलिजिबल हो सकता है एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर या अदर इलेक्शन कमिश्नर बनने के लिए। अब कौन डिसाइड करता है, अभी प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। तो ये और होता तो और बेटर होता। द टर्म ऑफ टेन्योर ऑफ द मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन आर डिटरमाइंड बाय प्रेसिडेंट। ये भी प्रेसिडेंट के हाथ में दे रखी है। तो एंड प्रेसिडेंट वी नो इज इक्वल टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो अगर ये संविधान ही मेंशन कर देता कि भाई आपकी टर्म कितनी होगी और टेन्योर कितना होगा, तो और भी बेटर होता। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज नॉट रिस्ट्रिक्टेड द रिटायरिंग इलेक्शन कमिश्नर्स फ्रॉम एनी फर्दर अपॉइंटमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर संविधान ये कह देता कि रिटायरमेंट के बाद आपको और कोई भी पद नहीं लेना है भारत सरकार के अंडर, हालांकि अभी भी मेंशन कर रखा है वो कि आफ्टर रिटायरमेंट यू कैन नॉट टेक एनी अदर appointments under the government of India, but that is now restricted by the President of India, not by the Constitution। Importance, ये तो अभी आप भी बता सकते हो, हमने पूरा टॉपिक कवर कर लिया है। देखो इलेक्शंस किसी भी डेमोक्रेसी की जान है, उनके बिना तो फिर वो डेमोक्रेसी नहीं रह जाती अगर इफ़ दे आर रिग्ड। तो सबसे पहला तो इम्पोर्टेंस यही है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने में इसका अहम रोल है। और अब से नहीं, सिंस इट्स इंसेप्शन तो बहुत सारे इलेक्शन करवा चुका है अभी तक, 1950 से लेके अभी तक। पॉलिटिकल पार्टीज और अदर स्टेक होल्डर्स हैं, उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए मतलब इलेक्टोरल प्रोसेस ये अपना जारी रखता है। ECI's most important function is to make free and fair elections and implement model code of conduct। भाई
फ्री एंड फेयर के लिए क्या कर रखा है इसने, मैकेनिज्म अपना रखा है, और उस मैकेनिज्म में सबसे इम्पोर्टेंट जो टूल है वो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक करता है ताकि जो पॉलिटिक्स का है उसका क्रिमिनलाइजेशन रोका जा सके। इट कीप्स ए चेक ऑन हाउ मच मनी अ पॉलिटिकल पार्टी कैन स्पेंड ड्यूरिंग कैंपेन। तो ये ध्यान रखता है कि कहीं मनी और मसल की वजह से इलेक्शंस रिग ना हो रहे हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है उसका। ECI creates awareness about electoral process, electoral governance amongst the stakeholders to strengthen confidence and trust in electoral system of the country। तो ये भी एक इसका इम्पोर्टेंट रोल है कि अवेयरनेस फैलाता है ये, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, इलेक्टोरल गवर्नेंस बेटर हो, ताकि फेयरनेस आए सिस्टम के अंदर, और देश की जो डेमोक्रेसी है वो और बेटर हो। तो आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल पॉइंट्स अंडर दिस। सो दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। थैंक यू फॉर watching, and you can read our blog also in detail if you want to read about election commission of India more. That is dynamicias.org or dynamicias.com. Thank you.